मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है, तो यह हमने देखा कि जब हम एक सीक्वेंस को लेकर चलते हैं, जो हमने वहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से हमने हड़प्पा काल से लेकर जो है वो अपनी उस व्यवस्था को जो है आगे बढ़ाया, और यहाँ तक जो है वो आते आते जो हमने देखा कि एक 8वीं सदी से जो है वो मुगलों का प्रभाव जो है वो भारत में होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी के बाद वहाँ पे एक राजवंश ही जो वहाँ पे स्थापित हो गया, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, यही पड़ा था। अब हम उसके बाद की अगर हम बात करें तो मुगल वंश की बात करते हैं। तो 1526 ईस्वी में जो नया राजवंश अस्तित्व में आया या जो सत्तासीन हुआ वह था मुगल वंश। अगर मुगल वंश के कंप्लीट इनके पूरे के पूरे शासनकाल को यदि हम अगर उसको मार्क करना चाहें तो वो 1526 से लेकर लगभग आपका 1857 तक जो है वो मुख्य तौर पर चला करता है। ठीक है, समझ आ गई बात। लेकिन इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक वो हिस्सा जिसमें वो एक मुगल बादशाह एक अपनी सर्वोच्च शक्ति के आधार पर थी, तो वो जो आसमा आता है वो आता है 1526 से लेकर 1707। क्योंकि यहीं पर हमारे एक सवाल का जवाब यहाँ पे आता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो उसका जवाब क्या आ गया हमारे पास? औरंगजेब। क्लियर बेटा? ठीक है, जितना आराम से आता है, समझ आता है, उतना आप समझते, ये वाक्य समझ आ जाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, समझ आएगी। उसके बाद क्या होता है, 1707 के बाद जो है परिस्थितियाँ थोड़ी थोड़ी बदल जाया करती हैं, थोड़ी थोड़ी बदल जाया करती हैं, और थोड़ा थोड़ा जो है वो डाउनफॉल इसका शुरू हो जाता है। ये उसके बाद चलता रहता है। उसके बाद भी जो है वो लगभग अगले जो है वो 150 सालों तक चलता है, लेकिन जो है ये अपनी उस उन्नति या अपनी उस शक्ति के उस पराकाष्ठा तक जो वो मुगल साम्राज्य को ले जाने में नाकामयाब है। ठीक है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि 1857 ईस्वी तक आते आते मुगल बादशाह जो था वो एक कठपुतली मात्र रह गया था, एक नाम मात्र जो है वो एक शासक मुगल बादशाह रह गया था। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि जब जो अकबर ने इतने शक्तिशाली साम्राज्य को उसने स्थापित कर लिया, इतने शक्तिशाली साम्राज्य को अपने स्थापित कर लिया, तो निश्चित तौर पर ऐसा क्या हो गया कि कुछ समय पश्चात ही यह अपने पतन की ओर जो है वो अग्रसर हो गया, और 18 ईस्वी के लगभग ये जो है पूर्णतः समाप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब भी हम ये बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमने संपूर्ण उस चीज़ को जो है वो दो भागों में बांट लेना है। ठीक है, दो भागों में बांट लेना। मैंने आपको उदाहरण दिया था, दो व्यक्तियों को अगर हम खाना खिलाएंगे तो निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे, बराबर का एक रोटी से एक रोटी उसे देंगे। तो जब भी हमें इस तरह से हमारे सामने ये सवाल दो तरह से आ सकता है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण एक इस तरह से पूछा जाता है, या दूसरा पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब का किस हद तक उत्तरदायी था। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो हमने इसको क्या करना है, दो बराबर भागों में बांट लेना है। एक में वो कारण जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था, और दूसरा अन्य कारण। क्लियर? ये औरंगजेब की जिम्मेदारी और अन्य कारण। और इसमें भी हमने क्या करना होता है, इसमें भी हमने लगभग बराबर के पॉइंट्स जो है वो दोनों में बांट लेंगे। ऐसा नहीं कि एक में बहुत सारे लिख दिए, दूसरे में कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर? तो हम औरंगजेब की जिम्मेदारी जो है वो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये ठीक है कि 1526 ईस्वी में जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, अकबर ने उसे मजबूती प्रदान करी। ठीक है, और जो औरंगजेब था, औरंगजेब के समय में इसकी जो साम्राज्य सीमाएं थी वो बहुत विशाल थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ परिवर्तन जो हुआ, और विशेष तौर पर वो सारे के सारे परिवर्तन जो औरंगजेब ने स्वयं अपने हाथों से किए, यहाँ पर विशेष तौर पर उन परिवर्तनों के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला इसमें आता है औरंगजेब की अति केंद्रीयकरण की नीति। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं एक उदाहरण के स्वरूप आपको दूंगा। हम एक छाता लेकर आ रहे हैं, हम एक छाता लेकर आए, और उस छाता में क्या देखा हमने, छाता होता है एक, उसमें मेन वो होती है ना, तो उसके अलावा जो उसमें बाकी स्पोक्स होती हैं, है ना। तो आपने देखा होगा बाहरी तारे एक आधी टूट भी जाए, दो टूट जाए, तीन टूट जाए, तब भी वो गुजारे लायक कर ही लेता है। लेकिन अगर उसकी मेन, जिसको आप अभी डंडी कह रहे हैं, अगर वही जो है वो उसका सपोर्ट अगर वो क्रैक हो जाए, वो टूट जाए, तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। तो केंद्रीयकरण का मतलब होता है टुवर्ड सेंटर। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना।
तो मीन्स केंद्र की ओर एक्चुअली में ये सारी की सारी चीजों को क्या कर लिया, अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। ठीक है, सारी की सारी शक्तियां, ये करूंगा वो भी मैं खुद करूंगा, ये करूंगा वो भी मैं खुद करूंगा। उसका हुआ क्या कि जब तक तो समय था, जब तक उसमें ऊर्जा थी, जब तक उसमें शक्ति थी, जोश था, जुनून था, तब तक तो वो उसने हर चीज को नियंत्रित बनाए रखा। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, उम्र के साथ जो वो शक्ति कम होती चली जाती है, तो जैसे जैसे वैसा होता गया वैसे वैसे उसका नियंत्रण जो है शिथिल होता गया। अब शिथिल अगर कोई चीज होती है तो निश्चित तौर पर उसी डंडी के बाद अगर वो कमजोर हो गई, वो टूटना शुरू हो गई, उसमें कमियां आना शुरू हो गई, तो निश्चित तौर पर जो वो साम्राज्य की जो बागडोर है उस छाते की भांति ही डगमगाने लग पड़ी। क्लियर? सेकेंड जो आता है वो आता है औरंगजेब की धार्मिक नीति। अब हम फिर से इसमें तुलना करेंगे अकबर से। अकबर ने देखो उसने जो गैर मुसलमानों को अपने करीब लाने के लिए उसने क्या किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, 1564 में जजिया कर हटा दिया। उसने अन्य किसी प्रकार का जो अन्य किसी प्रकार के कर थे, किसी प्रकार की जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी, उसने जो कभी भी गैर मुसलमानों से इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया, फिर से वैसी कट्टर मुसलमान वाली, क्योंकि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसीलिए उसने दिया वो सारी की सारी जो नीतियां थी वो मुसलमान हितैषी और गैर मुसलमान विरोधी नीति अपनाना शुरू कर दी। और वो सारे के सारे कर, जैसे मैंने जजिया कर कहा, तो 1679 ईस्वी में फिर से जो उसने वो उन पर थोप दिया, और जो गैर मुसलमान थे उन पर जो बहुत हद तक जो वो फिर से जो वो प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। क्लियर बेटा? और यहाँ तक कि जो उसने मंदिरों को जो है ध्वस्त करवा दिया, मूर्तियों का उसने अपमान कराया। ठीक है, हर तरह से जिस भी तरह से जो मतलब हिंदू धर्म के या गैर मुसलमान को जो है वो मतलब एक उपेक्षा का शिकार कर सकता था, वैसे उसने कर दिया। फिर दूसरा तीसरा आता है वो आता है राजपूतों से दुर्व्यवहार। अभी हमने राजपूत नीति के बारे में पढ़ा था ना कुछ समय पहले। राजपूत नीति में देखा कि वहाँ पे जो जयसिंह और जसवंत सिंह दो जयसिंह के बाद उनकी विधवा रानियों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसका जो पुत्र था उसे जबरन मुसलमान बनाने के लिए प्रयास किया, उसे शाही हरम में ले जाने का जो वो उसे ले जाया गया। ठीक है, और दुर्गादास राठौड़ उससे जो वो उसके बाद जो जब वो इकट्ठे होने हैं तभी जो उसने षड्यंत्र के तहत जो उसे उनके बीच में फूट डलवा दी। तो वो कुछ नीतियाँ ऐसी थी जिसके परिणाम स्वरूप उसने क्या कर दिया, उन राजपूतों को भी अपना विरोधी या शत्रु बना। क्लियर? थर्ड जो इसमें आता है वो आता है फोर्थ जो इसमें आता है वो आता है मराठों से दुर्व्यवहार। ठीक है, अब मराठों से उसने किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया। अब जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम, तो एक्चुअली क्या हुआ कि कहते हैं कि शिवाजी महाराज जो है एक बार उनसे मिलने गए थे अपने बेटे शंभू जी के साथ, है ना। वो उनसे मिलने गए कुछ बात को लेकर, है ना, लेकिन उन्हें उनका स्वभाव अच्छा नहीं लगा और उस आधार पर उसने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, कारावास में डाल दिया। ठीक है, अब जब कारावास में उसको डाल दिया तो निश्चित तौर पर जब उसमें क्या हुआ कि उस चीज़ का परिणाम ये निकला कि उन्हें जेल में डाला गया और उन्हें बचने के लिए क्या सहारा लेना पड़ा था, फलों की टोकरी। ठीक है, कि फलों की टोकरी में अंदर छुपकर ऊपर से कपड़ा ढककर बाहर निकलने में वो कामयाब हो सके। उसके बाद वहाँ का शासक कौन बना, शंभू जी बना। फिर उसके बाद राजा राम, फिर ताराबाई। लेकिन किसी इन ये जो मराठा जो शासक थे, मराठा जो शक्ति थी, इसके साथ जो है कभी भी उन्होंने एक सही प्रकार का व्यवहार नहीं किया और इसी के परिणाम स्वरूप जो है उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अपना शत्रु बना लिया। ठीक है, समझ आ रही बात? अब वही छत्रपति शिवाजी जिसने छत्रपति यानी कि उसने एक छत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का जो उसने प्रयास किया था। उसके बाद जो वो राजपूतों से दुर्व्यवहार ये हो गया। उसके बाद वो आता है आपका मराठों से दुर्व्यवहार हो गया। उसके बाद आता है सिखों से दुर्व्यवहार। सिखों के बारे में आपने पहले भी बात की थी कि जब हम मुगल बादशाहों के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने 2 सिख धर्म के गुरुओं को मौत की घाट उतार दिया था। पहले तो उसमें थे जहांगीर के काल में गुरु अर्जुन देव जी, ये सिखों के 5वें गुरु थे। और यहाँ पे औरंगजेब के समय के जब हम बात करते हैं तो ये सिखों के 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, उनको सर कलम कर दिया गया था, कटवा दिया गया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये चीज़ है वो निश्चित तौर पर कोई भी सहन करने योग्य नहीं है। और इसीलिए
इसी का प्रतिशोध लेने के लिए या इसी से जो है वो सजग होकर जो है वो अंततः क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह जी, नाम सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों के कुल मिलाकर 10 गुरु हुए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को क्या कर लिया, खालसा पंथ की स्थापना कर ली। ओके, ठीक है बेटा। तो ये जो है, और उसके बाद वो आता है आपका औरंगजेब की दक्षिणी, आपको याद होगा कि 1682 ईस्वी में वो दक्षिण भारत चले गए थे और ऐसे गए कि लगभग वापस कभी लौट के नहीं आए। अब जब भी वही बात में फिर से दोहराऊंगा कि अगर हम किसी घर में, चाहे वो कितना बड़ा साल हो, अगर क्या वो सालों साल जब उसमें नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, कुछ समय पश्चात वो खंडर बन जाएगा। उसी प्रकार साम्राज्य, किसी भी राज्य या साम्राज्य की जो राजधानी होती थी वो राजा की उपस्थिति में भी वो एक विनाश का ही केंद्र बन जाया करता है, विद्रोह का केंद्र बन जाया। ठीक है, तो ये उसकी अनुपस्थिति से वो उसी के लिए ही बहुत घातक या विनाशकारी साबित हुई। ठीक है, उसके बाद आता है औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव। और इसका संदेहशील जो स्वभाव था वो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि वो बहुत शक करता था, हर आदमी पे शक, हर आदमी पे शक। ठीक है, हर आदमी पे शक। इनकी शहजादों पर जो उसके जो उत्तराधिकारी बनने का जिनको अधिकारी है, तो संदेहशील इतना शक था कि वो जो है किसी दूसरे को ऊपर यकीन ही नहीं कर सकता था। उसका परिणाम क्या निकला कि जब तक मतलब वो सब कुछ चला सकता तो ठीक रहा, उसने नियंत्रण बनाए रखा मतलब किसी न किसी तरीके से। लेकिन जब जैसे जैसे जो स्थिति बदलती गई, तो जब आवश्यकता किसी नए चीज़ पर आने की हो, ठीक है, तो उस स्थिति में ना तो उन लोगों के पास पर्याप्त अनुभव था, ना पर्याप्त प्रशिक्षण था, ना पर्याप्त ज्ञान और जानकारी थी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब कोई भी चीज़ हमें खेती भी करनी है ना, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी जानकारी चाहिए ना बेटा, कि कौन सी फसल जो है कब बीजी जानी है, कब उसमें निराई होनी है, कब उसको खाद दी जानी है, कब उसकी कटाई होनी है, तो जानकारी तो होना जरूरी है ना। तो निश्चित तौर पर ये जो राजकुमार बनाए जाते थे ना, राजकुमार क्या होते थे, एक प्रकार से उन्हें गवर्नर बनाते थे। गवर्नर इसलिए बनाते थे ताकि कल दिन को जब वो राजपाट संभालने के लिए होता तो सब कुछ उनको पता चल जाए तब तक। क्लियर? तो ये जो है उसके लिए बहुत ही विनाशकारी ये भी समाप्त हुए। और लास्ट में इसको आता है, वो आता है विशाल साम्राज्य। ठीक है, और इस प्रकार से जो उसने क्या कर लिया कि विशाल साम्राज्य जो है बनाने की चेष्टा में, उसकी इच्छा में उसने क्या कर लिया, सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। जैसे अकबर इत्यादि, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, उन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीता, लेकिन ज़्यादातर उसने क्या किया, वो अधीनता, समझते हैं ना अधीनता, उसके मानते हुए जो उसको उन्हें उनके राज्य लगभग जो है उनके सौंप दिए गए। लेकिन ये जो है थोड़ा सा अलग हट कर था। जैसे हमने देखा कि जीत का पूरा था, उसने 25 साल लगा दिए, उसके बावजूद उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने बहुत कुछ पाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। हो गया? ये तो हो गए वो कारण जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। उसके बाद जो वो दूसरे कारण, वो कारण है जो अन्य कारणों के रूप में होता है, वो होता है उत्तराधिकार के नियम का ना होना। और किसी भी साम्राज्य की पतन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब भी वहाँ पे नहीं होता है, मैं उत्तराधिकार के कानून कोई होता नहीं, नियम नहीं होता, और इस परिणाम से क्या होता है, जब भी शासक की मृत्यु होती या कमजोर होता, उस स्थिति में बेटे जो उसके युद्ध करने शुरू करते थे राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि आपको पता होगा कि शाहजहां के पश्चात जो वो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, तो उसमें से दारा और औरंगजेब के बीच में संघर्ष हुआ था, इसमें औरंगजेब अंततः जीता। तो ये सिलसिला आगे तक चलता रहा, जिसके परिणाम से उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई। उसके बाद जो आता है वो आता है औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी। वहाँ पे जैसे उसके बाद जब बहादुर शाह प्रथम बना, उसे शाह बेखबर के बाद नाम से आता है। फिर उसमें फर्रुख सियार बना, वो एक वैश्य जहांगीर शाह के जो प्रेम में मतलब बर्बाद होता। ठीक है, उसके बाद है एक मोहम्मद शाह नाम का एक जवानी शासक था, वो रंगीला के नाम से, वो रंगरलियों में इतना मस्त था कि वो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से आता है। अगर शासक ही ऐसे हो तो निश्चित तौर पर उसका पतन होना अवश्यम भावी है। ठीक है, उसके बाद जो है मुगल अमीर जो कभी मुगलों की एक ताकत का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करते थे,
एक स्रोत हुआ करते थे, वही मुगल अमीर जो थे बाद के समय में, उन्हीं के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुए, उनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन गए। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है मुगल सेना की दुर्बलताएं। और कभी भी किसी भी साम्राज्य की सेना जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण होती है, दो एस्पेक्ट में जो है बहुत ही जरूरी होती है। एक दूसरों पर युद्ध करने के लिए, दूसरों पर विजय हासिल करने के लिए, और एक साम्राज्य में सुरक्षा, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, उसने एक मनसबदार प्रथा, एक प्रणाली जो शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मुगलों के अधीन डायरेक्ट सेना ना होकर जो है मनसबदारों के अधीन जो वो सेना हुआ करती थी। और आपने सामंतवादी व्यवस्था में भी यही कमियां देखी थी कि सामंतों के पास सेना तो थी, लेकिन सामंत अपने अपनी संसाधनों, अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने सुविधा के अनुसार जो है वो उन्हें सेना रखते, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते थे। ठीक है, और जब सामूहिक रूप से अगर जब कभी संयुक्त एक सामना करने की जब कभी आवश्यकता होती तो उस स्थिति में वो उसका टिककर मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर भी वही सेना, दुर्बल जो सेना थी वो उनके विनाश का बहुत बड़ा कारण बनी। और इसमें आर्थिक जो है वो दुर्बलता, और विशेष तौर पर जो है वो ये हमने देखा कि अभी हमने देखा शाही बेखबर, और किसी वो मतलब अपनी प्रजा से, अपने उसके साम्राज्य में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती थी। अगर राजा ऐसा होगा तो क्या उसकी राजपाट चल पाएगा? शाह बेखबर, मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि वो रंगरलियों में मस्त है, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें बहा देगा, है ना, ठीक है, बर्बाद कर देगा, तो निश्चित तौर पर जो है उसके धन के बिना जो है वो ये साम्राज्य चला पाना मुमकिन ही नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है वो विदेशी आक्रमण, उसमें दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों को मैं हमें यहाँ पे जिक्र करूँगा। पहला जो है वो नादिर शाह 1739 ईस्वी में, और दूसरा जो है वो है अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने क्या किया, और अहमद शाह अब्दाली के जो है वो मतलब ये कहा जाता है 1739 में जो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उसमें 70 करोड़ रुपए वो अपना साथ जो है काबुल ले गया था। और 1747 से लेकर 1768 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार हमला किए। तो सोच सकते हैं कि अगर वो आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया तो निश्चित रूप वो कितनी असीम धन संपदा लूट कर ले गए होंगे। क्लियर। और लास्ट में जो आता है वो आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब याद होगा कि 1600 ईस्वी में जो महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के साथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अधिकृत कंपनी बना दी गई भारत के साथ व्यापार करने के लिए। और उसका परिणाम ये निकला कि ये पहले जो है वो जहांगीर की अनुमति से जो है व्यापार करने की अनुमति वहाँ पे प्राप्त की, लेकिन दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि वही उसके विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, यानी कि उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों ही उसको जो है वो एक प्रकार से अपना विनाश देखना पड़ा। ठीक है, तो ये दिन पर दिन शक्तिशाली होगी। और 23 जून 1757 को क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो है इसकी हार हुई। और वही कंपनी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, और यही कंपनी जो थी भारत की एक शासकीय कंपनी थी जो वो यहाँ पे बन गई। और उस शासकीय कंपनी ने 1757 से लेकर 1857 तक शासन किया। ठीक है, तो ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है, जिसमें दो हिस्सों में इसको बांटना है, औरंगजेब का उत्तरदायित्व और अन्य कारण, और इसी के आधार पर जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है।